तो सवाल ये कि जो देवमन उपाध्याय का केस था जिसमें आर्टिकल 14 की बात हुई थी, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हुई थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के जितने भी केस लॉज आपको मिलेंगे सब 1950 के बाद मिलेंगे, क्योंकि आपका संविधान 1950 में बना, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस वहां पर आए उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। वैसा ही एक सवाल 1960 में देवमन उपाध्याय के केस में भी आया था। इस केस की स्टोरी पे मत जाइए, इस केस की स्टोरी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये है कि उस केस में सेक्शन 27 एक बहुत अच्छा बेसिस था कन्विक्शन के लिए, और जो एक्यूज पर्सन के लॉयर थे, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते और ये बोलते कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि आपने हमारे क्लाइंट को सेक्शन 27 के आधार के ऊपर उसका जो कन्विक्शन हुआ है, और चूंकि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 14 के तहत, इसलिए इसे असंवैधानिक करार कर दो। और जैसे ही सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट असंवैधानिक हो जाएगा तो उस आधार पे अगर किसी का कन्विक्शन हुआ होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको देवमन उपाध्याय की स्टोरी के ऊपर नहीं जाना है, वो दुलारी की जो कहानी है उसके ऊपर नहीं जाना है, आपको जाना है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि सेक्शन 27 को क्यों बोला गया कि ये अन्याय करता है, क्यों बोला गया है कि ये आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 दो बात बोलता है भैया। एक, पहली बात क्या, अन्याय नहीं होगा, सबको बराबरी से रखा जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। नंबर 2, आप भेदभाव कर सकते हो, पर इस भेदभाव का आपके पास क्या चाहिए, एक रीजनेबल ग्राउंड आपके पास होना चाहिए। आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास उसका एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। मतलब आर्टिकल 14 ऐसा भी नहीं कि आपको भेदभाव करने से मना ही बोल रखा है, अलाउ करता है, पर देयर मस्ट बी सम रीजन। जैसे मेंस सब बच्चे क्यों नहीं लिखते, ये सवाल हो सकता है, पर रीजनेबल कारण ये कि इतनी सारी कॉपी चेक और बहुत सारी समस्या है, तो पहले प्री होती है, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी मेंस होती है। वरना आर्टिकल 14 पे आप सवाल कर सकते हो कि सर सबकी मेंस होना चाहिए, पर जो क्लासिफिकेशन है कि किसकी मेंस होगी और किसकी मेंस नहीं होगी, कौन मेंस देगा और कौन मेंस नहीं देगा, ये क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन था, तो ये संवैधानिक है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, अब आप खुद समझना। झगड़ा है कस्टडी का और नॉट इन कस्टडी का। मतलब आप देखोगे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में जिस कस्टडी की बात बोली, क्या बोला है, इन कस्टडी। अगर उसने वो 27 का मेमो दिया है, 20 स्टेटमेंट बोला है ना, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, डिस्कवरी स्टेटमेंट जो दिया है वो इन कस्टडी होना चाहिए। अगर वो कस्टडी में नहीं है, सेक्शन 27 इज नॉट अप्लीकेबल। सेक्शन 27 को अप्लीकेबल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले भैया वो कस्टडी में होना चाहिए। अब आप समझो कि सर उस व्यक्ति से चाकू के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बुलवाना तो बहुत आसान है, पुलिस वाले उसको अभी 3rd डिग्री टॉर्चर का पहला डिग्री ही करेंगे कि वो बता देगा। तो सर सच में तो ये होना था कि इस कस्टडी में जो उसने बोला वो नहीं होना था, बल्कि आउटसाइड कस्टडी अगर वो बोलता है किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जो कोई रिकवरी कराता, तो एडमिसिबल तो इसको होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और इसको क्यों नहीं होना चाहिए कि सर पुलिस तो मार मार के पूछ ही लेगी कि बता बेटा कहाँ है, तो यहां तो इसके बोले जाने की संभावना ज्यादा है। ये तो वॉलंटरी लग रहा है ना, जब व्यक्ति कस्टडी में नहीं है पुलिस की, तब क्या मतलब है इसका कि वो स्वेच्छा से बोल रहा है। तो सर ये होना चाहिए एडमिसिबल, पर ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए पर ये है। बस इसी लॉजिक को, इसी कॉन्सेप्ट को अपने को समझना है। आप एक बात समझिए, कस्टडी का मतलब क्या है। कस्टडी की जो परिभाषा है यहाँ पर, वो ऐसी कस्टडी नहीं है कि आपको, है ना, हथकड़ी पहनाएंगे या आपका फॉर्मल अरेस्ट होगा, आपका अरेस्ट मेमो बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप पुलिस के सामने चले गए और आपने बोला कि सर अभी अभी भाभी जी का हत्या करके आया हूँ। किसकी भाभी? अरे सर आपकी भाभी, मतलब है ना, मेरे वाइफ को मैं मार के आया हूँ और वो चाकू में वहां पर छिपा के आया हूँ। अब वो आके पुलिस के सामने बैठा और बोल रहा है देयर इज कोई अरेस्ट नहीं है, कोई फॉर्मल अरेस्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पर लॉ ने, सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे केसेस ने इसको भी कस्टडी माना है कि बेटा जब तुम पुलिस को हथियार के बारे में बताओगे, अपने क्राइम के बारे में बताओगे, तो क्या पुलिस आपको वापस जाने देगी। और एक बार आप थाने में चले जाते हो, SITI के सामने बैठ जाते हो
उसके बाद आप अपनी स्वेच्छा से उठ नहीं सकते, ये एक इंप्लाइड है कि अब उनकी इच्छा से आप जा पाओगे भैया बाहर, है ना। तो अगर आप उनके सामने चले भी गए तो इसको भी क्या बोला गया है, इसको भी एक प्रकार की कस्टडी ही बोला गया है। तो कस्टडी की जो परिभाषा है वो हमारे लिए छोटी हो सकती है, पर सेक्शन 27 की जो कस्टडी की जो परिभाषा है थोड़ी सी विस्तार है वो, क्या पुलिस सामने, क्योंकि देखो अब ये डेफिनेशन को विस्तार क्यों दिया गया। अगर मान लो ऐसा होता कि कस्टडी का मतलब जो पुलिस कस्टडी सीआरपीसी में पढ़ते हैं, जो जुडिशियल कस्टडी सीआरपीसी में पढ़ते हैं, और कस्टडी का मतलब सारी फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट इसकी डेफिनेशन लेंगे तो इसका नुकसान हम ही को होगा। जो मैंने केस बताया ना अभी, क्योंकि इसे बहुत सारे केसेस हिंदुस्तान में जब अपराधी खुद अपराध करके थाने चले जाता है और जब वहां सारी बात उसने बोली है पर चूंकि कस्टडी में नहीं है और कस्टडी के पहले बोल दिए, अब आप क्या बोलोगे कि सेक्शन 27 में एडमिसिबल नहीं है क्योंकि कस्टडी प्रॉपर नहीं है। इसलिए कस्टडी की परिभाषा को बढ़ा दिया कि नहीं भैया वो आके सामने बैठ गया तो ये भी क्या है भैया हमारी पुलिस कस्टडी कहलाएगी। तो पुलिस कस्टडी में कहा गया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आपका क्या है भैया, एडमिसिबल है सेक्शन 27 में। आप पुलिस की कस्टडी में नहीं हो, आपने फोन ला के बोला कि सर चाकू रखा है पेड़ के नीचे, अब सर को मिल भी जाए वो तो भी इस आधार पे आपको, देखो सेक्शन 27 कोई अकेला आधार नहीं है, ये केवल कॉरोबरेटिंग पीस ऑफ एविडेंस है ना। तो इसके सिवा बहुत सारी चीजें चाहिए किसी व्यक्ति को कन्विक्शन देने के लिए, है ना। तो सेक्शन 27 एक पीस है, एक हिस्सा है कहानी का, सरकमस्टेंस को जोड़ता है, उसकी लिंक बनाता है, चेन क्रिएट करता है, ठीक है। अब कस्टडी और नॉट इन कस्टडी क्या हुआ था, जो ये आपका कॉन्सेप्ट है ना, जैसे लगभग आपका जो पूरा लॉ है ये ब्रिटिश राष्ट्र ने चूंकि बनाया है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है ना, उनके जो लॉ है, उनके जो प्रिंसिपल्स है, उनके जो सिद्धांत है उसके आधार पे बना हुआ है। अब आप समझना पोजीशन इंडिया में क्या है। ब्रिटेन में पोजीशन क्या, पहले बता रहा हूं, दो चीज होती है, एक जज होता है और एक पुलिस होती है। जज के सामने कन्फेशन होगा, आप जाइए 164 सीआरपीसी याद करिए, तो वहां पर उससे दिया जाता है कॉशन। जज साहब बोलते कि देख भाई तू बिल्कुल मत समझना कि तू सरकार पे, स्टेट पे, जुडिशरी पे, जज पे, मेरे पे, किसी पे भी कोई एहसान कर रहा है। तेरी गरज हो, तेरी इच्छा हो तो क्या कर भाई, कन्फेस कर, वरना मत कर, चूंकि हम तेरे को लटका देंगे। तू ऐसा भी मत समझना कि जज साहब खुश हो जाएंगे यार, है ना, मतलब वो बोलेंगे कि वाह यार क्या आदमी है यार, खुद बोल गया। इस आधार पे तेरी सजा कम होने की संभावनाएं भी नहीं है। इस बात को भैया समझ ले। इसका सर्टिफिकेट बनाता है, सिग्नेचर होती है बकायदा, और उसके बाद उस कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। कन्फेशन क्या है, कन्फेशन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल की जा सकती है, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अगर वॉलेंट्री है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है तो किसी कॉर्पोरेशन की भी जरूरत नहीं है। अब आप समझना जज के सामने क्या दिया गया है, कॉशन दिया गया है। आप 164 सीआरपीसी खोल के देख लीजिए, सेकंड थर्ड क्लास में आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। और ब्रिटेन में क्या है, पुलिस के सामने भी अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई भी कन्फेशन करता है तो क्या दिया जाएगा, कॉशन दिया जाएगा। कॉशन देना क्या है भैया, नेसेसरी है, कॉशन देने की रिक्वायरमेंट है। कहां पर है ये, ब्रिटेन में। अपने इंडिया में है क्या कॉशन वॉशन, कुछ भी नहीं है, लिखा है कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर बस इसी पॉइंट को इलोबरेट करते जब आप, तब आप कहानी के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो इंडिया में भी जज के सामने कॉशन दिया जाता है, वही 164 सीआरपीसी मैंने बोला है। ब्रिटेन में पुलिस के सामने भी अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो पुलिस बोलती है कि रुक, देख भाई तो हमारे सामने बोल रहा है तो समझ ले छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तेरे खिलाफ ये सबूत के तौर पर जाया जा सकता है, तेरे खिलाफ उपयोग में लाया जा सकता है, तेरे को सजा हो सकती है। तो अगर तेरे को लग रहा हो तो बोल, हमारी तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट या अनुरोध नहीं है। कॉशन देना जरूरी है जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कन्फेस करता है ना। अब जो परिभाषा है कॉशन की, इसको भी विस्तार दिया गया है हमारे सेक्शन 27 में। क्या बोला है केस लॉ ने, देवमन उपाध्याय में, उन्होंने बोला है कि हालांकि भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहीं भी नहीं बोलता है कि कॉशन दिया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा, ना सीआरपीसी की कोई प्रक्रिया बोलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में होता है तो उसको इंप्लाइड कॉशन माना गया। ब्रिटेन में क्या है, एक्सप्रेस कॉशन, यहां पे एक्सप्रेस है और यहां पर एक्सप्रेस है। इंडिया में भी एक्सप्रेस है, 164 सीआरपीसी एक्सप्रेस कॉशन आपको देना ही देना है, सर्टिफिकेट बनाना है बकायदा। पर इंप्लाइड कॉशन की यहां बात करिए,
कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने दे रहा है तो ये इंप्लाइड है, उसको बात पता होना चाहिए क्या कि मेरे खिलाफ इसका यूज किया जा सकता है। अगर पुलिस वाले ये नहीं बोले, कॉशन ना दे उसको, मतलब ये नहीं बताया कि देख भाई तेरा अगेंस्ट यूज हो जाएगा, तो उसके बावजूद भी क्या माना है, इंप्लाइड कॉशन, मतलब इस व्यक्ति को पता होना चाहिए। बस यहां से अपन इसको लिंक करेंगे। तो इसका मतलब है जो भी अथॉरिटीज है, चाहे वो जज साहब हो चाहे पुलिस है, दोनों के सामने क्या है भैया, कॉशन है। मतलब इन दोनों के सामने जब भी होगा इन दोनों को क्या देना है, कॉशन देना है कि देख भाई मत बोल, तेरे अगेंस्ट यूज हो सकता है। अब जब कोई व्यक्ति कस्टडी के अंदर है तो इसको क्या मिल गया, कॉशन मिल गया। कौन सा कॉशन मिला भैया, सर्व इंप्लाइड वाला मिला है ना, एक्सप्रेस तो नहीं मिल पाया। नॉट इन कस्टडी है तो किसी प्रकार का कोई कॉशन है क्या, नो कॉशन। चूंकि कॉशन नहीं इसलिए क्या है, वो एडमिसिबल भी नहीं है। दिस इज द लॉजिक गिवन बाय देवमन उपाध्याय का केस। उसके अंदर ये भी चर्चा हुई थी कि यार ऐसा करता कौन होगा, पहली बात तो कौन इतना मूर्ख है कि जो ऑलरेडी, देखो एक तो आपने सामान छुपाया है, पेड़ के पीछे चाकू छिपाया है, और कौन मूर्ख होगा जो लिंक क्रिएट करेगा अपने अपराध में, पुलिस को फोन लगा के बोलेगा कि जाओ वहां से ले लो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर उस केस ने यह भी बोला कि यार इस आधार पे तो अपन इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे केसेस कम देखने को मिलते हैं, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, 1000 में से एक केस भी क्यों ना हो, पर यह आधार नहीं होता है कि इसके मामले कम है तो इसको मत मानो। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना, ये लॉजिक नहीं है। इसकी बात करी थी कि इसके तो ये तो 1000 में से ऐसे 2 ही केस मिलेंगे आपको, और शायद 10,000 में से, है ना, पर इसके केस मिलेंगे, ये वाली बातें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको कस्टडी और नॉट इन कस्टडी का जो महत्व है वो समझ में आया होगा। कस्टडी में क्या है, कॉशन है, नॉट इन कस्टडी में कॉशन नहीं है। और इंडियन एविडेंस एक्ट का कहना है, सीआरपीसी का कहना है, और इंप्लाइड कॉशन के बारे में जो बात कही है, ब्रिटिश लॉ का भी कहना है कि जब पुलिस अथॉरिटी या जुडिशियल अथॉरिटी के सामने कन्फेशन होगा तो कॉशन होना चाहिए। उस व्यक्ति को बात बताना चाहिए कि तुम्हारा ना कोई फायदा नहीं होना, तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। एक प्रकार का कॉशन उसको देना जरूरी है, क्योंकि इन अथॉरिटीज की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, इनकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। अगर पुलिस के सामने कन्फेशन होता है सेक्शन 27 की रिकवरी का, तो अपने आप में बहुत शानदार एविडेंस है, वो एक अच्छी चेन क्रिएट करता है, एक प्रॉपर लिंक क्रिएट करता है, और एक्यूज को कन्विक्शन करने में कई बार सेक्शन 27 का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पुलिस जस्टिफाई कर दे कि इसके बताने पर हमें वो सामान भैया वहां से ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हुआ, तो इसीलिए पुलिस अथॉरिटी के सामने जो होता है उसकी वैल्यू अच्छी है। हालांकि पुलिस सामने कन्फेशन तो एडमिसिबल नहीं है, 25 बना बोलता है। पुलिस की कस्टडी में किसी और के सामने भी एडमिसिबल नहीं है, बकायदा सेक्शन 26 बना बोलता है। पर पुलिस के सामने अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, जो ऑब्जेक्ट रिकवर हुआ है तो उसका नॉलेज, उसका प्लेस ऑफ हाइडिंग और वो ऑब्जेक्ट, 3 चीज क्या है भैया, फैक्ट में एडमिसिबल है, रिलेवेंट है, और इसको कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बकायदा डिपोज कर सकता है। तो इसीलिए जब पुलिस ये काम करती है, जब पुलिस, इसलिए बोला गया है कि जब 27 का मेमो हो तो ओरल भी चलेगा, राइटिंग जरूरी नहीं है, सिग्नेचर हो के नहीं हो चलेगा, अटेस्टिंग विटनेस हो के नहीं हो चलेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब पुलिस पे आपने पूरा भरोसा करा है, और पुलिस अगर ये विश्वास दिला दे कि इसके कहने पर हमें वो ऑब्जेक्ट मिला था, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक बहुत अच्छा लिंक क्रिएट हो जाता है। अब चाहे पुलिस हो चाहे जज हो, इनके सामने जो ये हुआ है, जज के सामने पूरा कन्फेशन और पुलिस सामने जो नॉन कन्फेशनल पार्ट है, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत मजबूत है। इसीलिए कस्टडी और नॉट इन कस्टडी को डिफरेंशिएट किया गया है। एक जगह कॉशन है, एक जगह कॉशन नहीं है, और इसीलिए बोला गया है कि रीजनेबल डिफरेंशिया यहां पर है, एक प्रॉपर रीजनिंग, एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन का ग्राउंड यहां पर है। और इसीलिए देयरफॉर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा, और भी केसेस और भी बातों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।